मॉर्निंग क्लास। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लेसन थर्ड का एक्सरसाइज 3.5। देखिए, इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 के जो क्वेश्चन थे उनके बेस पर जो कुछ क्वेश्चंस बता दिए थे। ठीक है, आज हम 3.5 कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही हम एक्सरसाइज 3.6 पढ़ा लेंगे, उसके बाद एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें जो है आपको हर एक लेसन से जो मतलब अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन छूटे रहेंगे उन सारे क्वेश्चन को उसमें एडाइज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग एक्सरसाइज आज पढ़ लेते हैं 3.5 को। ठीक है, देखिए 3.5 एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको काम करना क्या है कि पहले एक इक्वेशंस देगा, उस पर लिखा रहेगा कि वज्र गुणन विधि द्वारा पहले आप इसके मान ज्ञात करिए और ये भी दिखाइए कि जो समीकरण दिया गया है इसके प्रतिस्थापन या फिर मतलब जो समीकरण दिया गया है ये किन प्रकार की रेखाओं को प्रकट कर रहे हैं। जैसे प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन को बता रहे हैं, या संपाती रेखाओं की कंडीशन को बता रहे हैं, या फिर समांतर रेखाओं की कंडीशन को इफेक्ट कर रहे हैं। तो पहले हमें कंडीशन को अप्लाई भी करके बताना होगा कि कौन सी कंडीशन लागू हो रही है, और उसके अलावा हमें वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके ये भी बताना है कि इस इक्वेशंस का सोल्यूशन भी कितना होगा। समझ में आ रही बात? तो चलिए हम लोग बिना देर किए इक्वेशंस को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं। चलिए, तो देखिए आपके स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा, उसे आप ध्यान से पढ़िए। इक्वेशंस को लिखा क्या है? इक्वेशंस में लिखा गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के निकाय यानी बताइए कि जो समीकरण दिए गए हैं इनका जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा, या दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, या दिए गए समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और अगर इन तीनों में से कोई कंडीशन समीकरण पर लागू हो रही है तो इसके द्वारा ये भी बताइए कि वज्र गुणन विधि से समीकरण का मान कितना होगा। समझ में आ रही बात? तो चलिए उसमें से एक इक्वेशन हम प्रूव करके आपको दिखाते हैं कि सोल्यूशन उसका कैसे करना है। और एक और चीज़, आप लोग वीडियो को बहुत जल्दी भगा करके देखते हैं, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखें ताकि कोई पॉइंट्स आपको मिस ना हो। समझ में आ रही बात? इसलिए हर एक चीज़ों को आप पॉइंट टू पॉइंट देखते रहिए। तो चलिए हम उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं और उसको सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, पहला उसमें से जो इक्वेशन हमें दिया गया है, फर्स्ट इक्वेशन, उसमें लिखा क्या गया है कि जो समीकरण लिखा गया है कि x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। पहला समीकरण क्या लिखा है कि x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तथा इसमें का जो दूसरा समीकरण लिखा गया है, क्या समीकरण है? 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये दोनों समीकरण है। हमें बताना है कि यह समीकरण जो है या तो प्रतिच्छेदी को डिनोट करेगा, या फिर मतलब या तो इस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या फिर इसके कोई हल नहीं होंगे। तो अद्वितीय हल किन रेखाओं के होते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाओं के। अनेक हल किसके होते हैं? तो आपके संपाती रेखाओं के। और दिए गए किसी भी समीकरण का कोई हल नहीं होता तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर हो जाती हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं पहली चीज कि अगर जो रेखा दी गई है अगर वह अद्वितीय हल होगा। ठीक है, पहले कंडीशन में आपको बता देते हैं कि अगर अद्वितीय हल होगा, अगर दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या है कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। दूसरा है कि अगर इनके, ध्यान दीजिएगा, अनेक हल होंगे, अगर इनके अनेक हल होते हैं, तो जब ये इनके अनेक हल होंगे तो समीकरण होगा a1 अपान a2, ये बराबर हो जाएगा b1 अपान b2, और ये बराबर होगा c1 अपान c2 के। ठीक है, और अगर इन समीकरण के कोई हल नहीं होते हैं, अगर ये समीकरण जो दिया गया इसके कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो अगर कोई समीकरण का हल नहीं है तब आपकी कंडीशन क्या होगी कि a1 अपान a2 ये बराबर हो जाएगा b1 अपान b2, बट ये कभी भी c1 अपान c2 के बराबर नहीं होगा। तो ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। अद्वितीय हल किन रेखाओं के होते हैं? तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के, अनेक हल संपाती रेखाओं के, और समीकरण का कोई हल नहीं तो रेखाएं समांतर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा गया है। समीकरण पहले जो लिखा गया है इसकी कंपेरिजन करेंगे हम। कैसे कंपेरिजन करते हैं? तो जो समीकरण लिखा गया देखिए, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा लिखा गया है कि 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहले यहाँ से देखिए इसका कोई गुणांक नहीं, तो गुणांक कितना माना जाएगा? 1। तो ये समीकरण हो गया a1x प्लस b1y अब प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इसकी तुलना कर लेंगे a2x प्लस b2y अब प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पीछे के वीडियो में जा करके आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसी क्वेश्चंस पर पाएंगे तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ से अगर आप तुलना करेंगे तो देखिए a1 का मान कितना यहाँ से निकल गया आपका 1, b1 का मान कितना निकल गया -3, और c1 का मान कितना निकल गया -3।
क्या निकल गया, -3। अब यहाँ से देखेंगे तो A2 का मान कितना निकल गया, 3, B2 का मान कितना निकल जाएगा, -9, और C2 का मान कितना निकल जाएगा, -2 हो जाएगा। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहले हम देखते हैं कि A1/A2 ये B1/B2 के बराबर है कि नहीं है। तो पहला हो जाएगा A1/A2, क्या ये बराबर है B1/B2 के। अगर ये बराबर है तब हम अगला कंडीशन देखेंगे क्या यह C1/C2 के बराबर है कि C1/C2 के बराबर नहीं है। अगर A1/A2 बराबर B1/B2, अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है तो तीसरा देखेंगे अगर C1/C2 के बराबर होगा तो उसके अनेक हल होंगे, और अगर बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं। अगर A1/A2 अगर ये B1/B2 के बराबर नहीं है तब उसके अद्वितीय हल हो जाएंगे। तो पहले इस पर अप्लाई करके आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। देखिए A1 का मान कितना हो गया 1, और A2 का मान कितना हो गया 3, ये बराबर B1 का मान कितना हो गया -3, और B2 का मान कितना हो गया -9। देखिए इससे माइनस कट गया, 3 3 9। अब अगर आप देखें तो ये 1/3 ये भी बराबर है किसके, 1/3 के, यानी A1/A2 ये बराबर किसके हो गया, B1/B2 के। तो अब इसके आगे हम देखेंगे क्या यह C1/C2 के बराबर है कि नहीं है। अगर होगा तब इसके अनेक हल, और नहीं होगा तो कोई हल नहीं हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो पहले इसको अप्लाई करके देखिए आप। तो यहाँ से देखिए बराबर कर लीजिए C1/C2, तो C1 का मान कितना आपका दिख रहा है -3, और C2 का मान कितना दिख रहा है -2। माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। क्या ये 3/2, क्या 3/2 कभी 1/3 के बराबर होगा, तो नहीं होगा। तो ये हमें यहाँ पर बराबर नहीं है, यानी ये मान बराबर नहीं है। यानी कंडीशन क्या हो गई, ये बराबर नहीं हुआ कि A1/A2 बराबर B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब देखिए ये हमारी कंडीशन जो बताई गई थी, ये किसकी कंडीशन बताई गई थी कि A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। कौन सा रूल लागू हुआ, तो थर्ड वाला। और जब थर्ड वाला कंडीशन लागू हुआ तो इसके कोई हल निकलेंगे नहीं, तो लिख देंगे कि दिए गए समीकरण के कोई हल नहीं है, दिए गए समीकरण के कोई हल नहीं है। समझ में आ रही बात। ये हमारी कंडीशन कह रही है कि इसके समीकरण के कोई हल, मतलब इसका कोई मान ही नहीं ज्ञात किया जा सकता। अब पहले तो हमने जांच कर लिया जो कंडीशन आपको दिया गया था इक्वेशंस में, कि पहले बताइए कि जो समीकरण दिया है इसके अद्वितीय हल हैं कि अनेक हल हैं कि कोई हल नहीं है। तो हमने कंडीशन अप्लाई करके बता दिया कि इसके जो है कोई हल नहीं है। अब हमें वज्र गुणन विधि द्वारा बताना है सॉल्व करके कि क्या कंडीशन सही है कि नहीं है। तो चलिए पहले हम इक्वेशंस को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं कि ये इक्वेशंस पे सही है कि नहीं है। चलिए तो इतना अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगली कंडीशन इसको अप्लाई करते हैं। चलिए देखिए देखिए इक्वेशंस में मिट गया है, एक बार फिर से इक्वेशंस लिख देते हैं। इक्वेशन वही रहेगा, ठीक है, हमें इक्वेशन चेंज नहीं करना है, गलती से हमने मिटा दिया। देखिए x - 3y - 3 = 0, और जो दूसरा इक्वेशन था वो था 3x - 9y - 2 = 0। अब हमें इसका जो है वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। तो वज्र गुणन विधि आपको बताई जा चुकी है कि कैसे सॉल्व करना है। वज्र गुणन विधि में करना क्या है आपको कि पहले इस समीकरण को ध्यान से हम अच्छे से लिख लेते हैं। समीकरण को लिख लेते हैं। पहले देखिए क्या, इसको हम लिख लेते हैं कि 1x - 3y - 3 = 0, और दूसरा लिख लीजिएगा कि 3x - 9y - 2 = 0। ठीक है। अब समीकरण यहाँ से देखिए, जो अगला स्टेप हम बताने वाले हैं ये स्टेप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस स्टेप को मिस नहीं करेंगे आप, यहीं से आपको सोल्यूशन करना है। अब लिखेंगे कि वज्र गुणन विधि के अनुसार, देखिए वज्र गुणन विधि के अनुसार समीकरण का कोई हल ज्ञात होगा कि नहीं होगा। तो वज्र गुणन विधि के अनुसार अगर आप देखें तो सबसे पहले कहा क्या जाता है कि यदि हम वज्र गुणन विधि में x की वैल्यू लेते हैं तो x के गुणांक को छोड़ देते हैं। x का गुणांक कितना है 1, इसको छोड़ दीजिए तो क्या बच गया y का गुणांक -3, और यहाँ पर क्या बच गया -3 हो गया। अब यहाँ भी x का गुणांक छोड़ दें तो क्या बचा -9 और -2। अब इसको नीचे रखते हैं तो ये हो गया -9 और ये हो गया -2, और दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और ये बराबर। अब हम लेंगे y, तो y का मान लेंगे तो अब y के गुणांक को छोड़ देंगे, तो y के गुणांक को छोड़ेंगे तो अगला गुणांक क्या मिलेगा -3। देखिए आगे से जाकर पीछे से लेना, ये नहीं कि इसको ले लेंगे पहले 1 को, नहीं -3 है उसके बाद अब पीछे आएंगे तो x के गुणांक क्या मिल जाएगा 1,
और फिर यहाँ पे देखिए y के गुणांक को छोड़ देंगे तो अगला गुणांक क्या मिलेगा -2, और फिर रिटर्न आएंगे तो x का गुणांक क्या मिल जाएगा 3, और फिर लेंगे हम अचर पद के रूप में 1। हमेशा अचर पद के गुणांक के रूप में क्या लेना है आपको 1 लेना है, चाहे गुणांक कुछ भी हो। अब अचर पद को लेंगे तो छोड़ दीजिए तो क्या बचा, यहाँ पर 1 बच गया, और यहाँ पर क्या बचा हुआ एक का गुणांक -3। यहाँ भी अचर पद छोड़ दीजिए तो क्या बचा यहाँ पर 3, और ये बच गया -9। अब समीकरण को सॉल्व करना है। अब देखिए ये हो गया x अपान इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, तो 3 2 जा 6, बीच में साइन हमेशा माइनस का रहता है। अब देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 9 3 27, तो ये -27 हो गया। क्यों हमारे क्यों 27 हुआ है, क्योंकि ये भी माइनस तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। और अब ये बराबर देखिए y का बार 3 3 के 9, आगे -9 में क्योंकि प्लस ये माइनस तो क्या हो जाएगा -9। देखिए ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 एकम में 2, क्योंकि बीच में आपको बताया है ना कि हमेशा माइनस होता है। तो भाई ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस, और माइनस पहले से ये तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 1/9 का इसमें गुणा करेंगे तो -9, और यहाँ से 3 का इसमें गुणा कर लेंगे तो -9 प्लस 9 हो जाएगा। यानी x/27 में से घट जाएगा तो -21, ये बराबर y/9 में से 2 चला जाएगा -7, ये अचर पद 1/, इससे कट गया तो क्या हो गया 0। किसी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं उसका मान क्या आता है इन्फिनिटिव। तो अब लिखेंगे यहाँ से देखिए x के मान के लिए, किसके मान के लिए x के मान, जब x का मान ज्ञात करेंगे तो x का मान क्या दिखा है यहाँ पर x/में -21, और ये बराबर 1/0। -21 का 1 में अगर आप गुणा कर लेते हैं बाबू तो ये हो जाएगा x बराबर -21/0। किसी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा क्या आता है इनफाइनाइट, यानी अनंत आ जाता है। क्या आ जाता है अनंत। क्या कभी भी अनंत वैल्यू को काउंट की जा सकती है, नहीं, यानी कोई हल निकला कोई हल नहीं निकला। इसी प्रकार से आप ज्ञात करेंगे कि y का मान, किसके मान के लिए y के मान के लिए, y के मान के लिए। जब आप अगर y के मान के लिए ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा y/-7, ये बराबर हो गया 1/0। -7 का अगर आप 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा y -7 क्या हो जाएगा 0। -7 को अगर 0 से आप डिवाइड कर देते हैं तो इसका भी मान क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। क्या इनफाइनाइट, क्या इनफाइनाइट कोई वैल्यू सही है, नहीं है, ये अनंत होता है, और अनंत किसी भी संख्या का हल ज्ञात नहीं होता। यानी जो हमारा हल है कोई हल ज्ञात नहीं हुआ। क्या समीकरण कोई हल ज्ञात हुआ, नहीं, तो कोई हल नहीं है। और हमने जो कंडीशन अप्लाई किया था उससे भी जो ज्ञात किया गया था, क्या उस कंडीशन से भी कोई हल ज्ञात हुआ था, नहीं हुआ था। तो देखिए जो कंडीशन ने अप्लाई किया गया था वही जो सोल्यूशन हमने वज्रगुणन विधि से भी अप्लाई करके ज्ञात किया है। समझ में आ रही बात। तो इसके आधार पर जितने भी इक्वेशंस आपको दिएंगे वो सारे इक्वेशंस को आप ट्राई करिए कि इसके अकॉर्डिंग आपके इक्वेशन सही है, मतलब सही से सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ लिखित इक्वेशंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा। सवाल में लिखा गया है कि ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, लिए गए समीकरण में से ए व बी के मान के लिए आप बताइए कि जो समीकरण है उसका अपरिमित रूप से कितने हल हैं आपके, तो अनेक हल हैं। अब इसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर कह देता कि मान लीजिए कि जो दिए गए समीकरण में ए बी का मान ज्ञात करिए, के का मान ज्ञात करिए, डी का मान ज्ञात करिए, और कह देगा कि वैसे इसमें लिखा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, कह देगा कि अद्वितीय हल है, यह भी कह सकता है कि कोई हल नहीं है।
तो अगर अद्वितीय हल है तो क्या कंडीशन थी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसमें क्या कहा गया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो समीकरण क्या होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कंडीशन हमें दी गई है। तो पहले जो समीकरण दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। समीकरण क्या लिखा गया है कि 2x + 3y इज इक्वल टू 7। पहला समीकरण क्या उसमें लिखा गया है कि 2x + 3y इज इक्वल टू 7, ये लिखा गया है। दूसरा लिखा गया है कि a - b इंटू एक्स। देखिए a - b इंटू एक्स अब प्लस देखिए a + b इंटू वाई। क्या लिखा गया है a + b इंटू वाई, और ये बराबर है 3a + b -2। ये समीकरण में दिया गया है। कंडीशन कहा गया है कि इसके अपरिमित रूप से, जो शर्त है इसकी शर्त कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो कंडीशंस क्या है आपकी, अनेक हल की कंडीशंस क्या बताई गई है कि a1/a2 ये बराबर होगा b1/b2, ये बराबर हो जाएगा c1/c2 के। ये कंडीशन हमें दी गई है। तो पहले देखिए इसमें a1 b1 c1 का मान देख लीजिएगा। ये मान हमारा क्या होगा a1, ये मान क्या होगा b1, और ये मान क्या हो जाएगा c1। ये क्या मान होगा a2, ये क्या मान होगा आपका b2, और ये मान क्या हो जाएगा c2। तो पहली बार इसकी कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि a1/a2 एक बार बराबर कर लेंगे c1/c2 के, और एक बार b1/b2 बराबर कर देंगे c1/c2 के, ताकि दो समीकरण हमारे आसानी से बन सके। तो लिखेंगे प्रथम कंडीशन के अनुसार। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से लिखेंगे, चूंकि ध्यान दीजिए हमने अप्लाई कर रहे हैं पहला कि a1/a2 ये बराबर है c1/c2 के लिए। अब a1 का मान कितना हो गया 2। अब देखिए यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, और इधर हम लोग अप्लाई कर देंगे कि b1/b2 और इसको बराबर कर देंगे c1/c2। ठीक है, ताकि दो समीकरण मिले और दोनों समीकरण को हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो देखिए यहाँ से अगर आप a1 का मान देखेंगे तो a1 का मान कितना है 2, और a2 का मान क्या है a - b। c1 का मान कितना है आपका 7, और c2 का मान कितना आपका दिख रहा है 3a + b और -2। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6a, और 2 का b में करेंगे तो 2b, और -2 का 2 में कर देंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ से इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7a, और 7 का b में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -7b हो जाएगा। अब इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं हम लोग। तो देखिए ये 7a और ये जाएगा तो -6 से घट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर a -7b, और ये +2b जाएगा तो -2b, तो -7 और -2 मिल करके -9b, और ये हमारा देखिए -4 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए b1 के रूप में अगर हम मान देखेंगे तो b1 का मान आपका 3 हो जाएगा, और जो b2 का मान है वो a + b हो जाएगा, और ये बराबर c1 का मान आपका क्या हो जाएगा 7 ही रहेगा, और c2 का मान हो जाएगा 3a + b -2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9a, अब +3b, अब -3 2 जा 6, ये बराबर 7 का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a, 7 का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7b हो जाएगा। अब इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो देखिए 9a में से ये आएगा -7a, ये प्लस है आकर क्या होगा माइनस, तो 9a में से 7a अगर घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2a, 3b, और ये आएगा तो -7b, -7b में से +3b घट जाएगा तो -4b, और ये -6 इज इक्वल टू 0। दिख रहा है आपका, या इसमें से 2 अगर आप कॉमन कर लें, 2 से भाग दे दें, सब में 2 से क्या कर देते हैं भाग, तो अगर 2 से इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा a, -2 2 जा 4, -2 3 जा 6 बराबर 0। समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं इसे 2। अब समीकरण 1 व 2 दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। दोनों क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण ध्यान से देखिए 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर समीकरण 1 देखेंगे तो a - 9b + 4 इज इक्वल टू 0, और समीकरण b अगर आप देखेंगे तो a - 2b -3 इज इक्वल टू 0। अगर सब्सट्रेट करें तो माइनस माइनस है तो प्लस है, माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे कट जाएंगे, और 9 में से 2 सब्सट्रेट कर देंगे तो -7b,
और ये हो जाएगा प्लस 4 और 3 मिलकर के कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। अब इस 7b को इधर अगर आप कर लेते हैं तो ये देखिए क्या हो जाएगा, -7b जा करके प्लस 7b इज इक्वल टू 7। 7 से 7 क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से b का मान कितना आ गया आपका 1। b का मान कितना आ गया 1। अब b का मान 1 आ गया तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लीजिएगा। तो लिखेंगे चूंकि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए b का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में अगर b का मान रखते हैं तो ये हो गया a माइनस 9b अब प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया a माइनस 9, b का मान कितना है 1 इंटू 1 अब प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 9 1 जा 9 तो a माइनस 9 अब प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 9 में से 4 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू 5। यहाँ से a का मान कितना निकल गया 5। तो एक हमारा b का मान कितना आया बाबू, b का मान हमारा 1 आ गया और a का मान कितना आ गया 5 आ गया। यही इस समीकरण के क्या होंगे हल। समझ में आ रही बात। तो जब भी आपको जो कंडीशंस दी जाएगी उस कंडीशंस के थ्रू पहले आप समीकरण बनाइए और उसके बाद समीकरण को सॉल्व कर दीजिए तो a व b के मान आपको ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसी प्रकार का एक सवाल अभी आपके स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है, उस इक्वेशंस को भी आपको ऐसे ही कंडीशन से अप्लाई करके बताना है। उसमें क्या पूछा गया है कि दिए गए जो समीकरण हैं उनके कोई हल नहीं है, दिए गए समीकरण के कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू c1/c2। एक बार a1/a2 का संबंध c1/c2 से ज्ञात करेंगे और एक बार b1/b2 का संबंध c1/c2 से ज्ञात करेंगे, दो समीकरण बनेगा और दोनों समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे तो a व b के मान हमारे, या जो भी a b c के मान जो भी दिया है आपको ज्ञात हो जाएगा। तो आप इसे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं। देखिए अब जो है कुछ लिखित इक्वेशंस हैं, जिसमें से एक इक्वेशंस आपके अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, इक्वेशंस में क्या पूछा गया है पहले उसके आप ध्यान से पढ़िए। इक्वेशंस में लिखा गया है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया है। समझ में आ रही बात। यदि एक विद्यार्थी जो ए है वह 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये देने पड़ते हैं, और दूसरा जो विद्यार्थी बी है अगर वह 26 दिन भोजन करता है तो उसे 1180 रुपये देने पड़ते हैं। तो बताइए कि एक जो नियत भाग है उसका मान कितना है और जो प्रतिदिन खर्च लग रहा है उसका भाग कितना होगा। ठीक है, तो पहले आप ध्यान से देखिए पहले करना क्या है। कंडीशंस में क्वेश्चंस में कहा क्या गया है कि कुछ राशन के जो मूल्य हैं, कुछ जो मूल्य दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा, जो मूल्य दिए जा रहे हैं इस मूल्य में दो चीजें दी गई हैं। ठीक है, पहली चीज क्या है कि इसमें कुछ नियत मूल्य है, कुछ नियत मूल्य है और कुछ जो है अतिरिक्त है, कुछ अतिरिक्त है। अतिरिक्त का मतलब कि आप जो है प्रतिदिन जो भोजन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितना भोजन आप कर रहे हैं। अब कंडीशन में हमें दो विद्यार्थी की बात की गई है तो इसमें सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि नियत जो मूल्य है, ठीक है, अतिरिक्त जो खर्च हो रहा है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मान लेते हैं दो चीजें कि माना नियत खर्च, ध्यान दीजिएगा, माना कि नियत जो खर्च है, नियत मूल्य या नियत खर्च मान लीजिए वो x रुपए है। कितने रुपए हैं x रुपए। और जो अतिरिक्त खर्च है, अतिरिक्त जो खर्च है इसे हम मान लेते हैं कि y रुपए है। अतिरिक्त खर्च कितने रुपए है y रुपए। ठीक है, अब जो कंडीशंस दी गई है, अब जो कंडीशन दी गई है, अब कंडीशंस को हम लोग अप्लाई कर लेते हैं कि कंडीशन क्या कह रहा है। कंडीशन कह रहा है कि एक लड़का है, एक लड़का है, यानी विद्यार्थी ए जो स्टूडेंट एक है,
जो स्टूडेंट ए है, ए, ये जो है इसका जो नियत मूल्य है 20 दिन भोजन करता है। कितने दिन? 20 दिन। और 20 दिन भोजन कर लेता है तो उसे टोटल 1000 रुपये देने पड़ते हैं। कितने रुपए देने पड़ते हैं? 1000 रुपये उसे देने पड़ते हैं। अब देखिए जो ए है 20 दिन भोजन किया है, ये तो 20 दिन भोजन का मूल्य, और जो इसने अतिरिक्त खर्च में जो नियत इसका मूल्य था उसको भी इसमें क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो कितना रुपया हुआ है? 1000। तो लिखेंगे यानी जो कंडीशन दी गई है शर्त उसके अकॉर्डिंग नियत मूल्य कितना है? x अब प्लस अतिरिक्त यानी जो भोजन कर रहा है उसमें की जो नियत खर्च है उसके अलावा ये डिपेंड करता है कि विद्यार्थी कितने दिन भोजन कर रहा है। तो विद्यार्थी ए कितने दिन भोजन किया? 20 दिन, यानी 20 दिन उसने एक्स्ट्रा भोजन किया। तो जब 20 दिन उसने एक्स्ट्रा भोजन किया तो एक दिन का खर्च कितना है उसका? y रुपए। तो 20 दिन का खर्च कितना हो जाएगा उसका? तो 20y। कितना हो जाएगा? 20y। तो ये हो गया x प्लस 20y, और ये बराबर हमारा खर्च कितना निकल गया? 1000 रुपये। इसे समीकरण नंबर क्या मानेंगे? क्वेश्चन फर्स्ट। अब दूसरा कह रहा है कि जो स्टूडेंट नंबर हमारा बी है, स्टूडेंट नंबर हमारा जो बी है, ये 26 दिन भोजन करता है। कितने दिन भोजन करता है? 26 दिन। अब जब ये 26 दिन बरखुरदार भोजन किए हैं तो ये 1180 रुपये दिए। भाई जब ये 20 दिन किया तो 1000 दिया, तो ये 26 दिन करने उससे अधिक तो भोजन तो अधिक पैसे देने पड़ेंगे। अब कह क्या रहा है कि जो नियत मूल्य उसका था, तो नियत मूल्य कितना था? 100 रुपया। ये तो उसे देना था, लेकिन उसने एक्स्ट्रा अधिकतम और कितना भोजन किया? कितने दिन? 26 दिन। चूंकि हमने अतिरिक्त खर्चा एक दिन का कितना माना है? y रुपया। और कितने दिन खाए हैं? 26 दिन। तो 26 दिन का जो y रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा? 26y। और ये हमारा कितना हो जाएगा? 1180। इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे? 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 व 2 को अगर हमें सॉल्व कर, देखिए नियत भाग व खर्च पर इससे पहले वाले वीडियो भी हम 3 एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 वाला जो वीडियो है, यानी पार्ट जो 4 होगा, उसमें 4 या 5 है सॉरी, उसमें आपको बताया जा चुका है कि नियत खर्च के अकॉर्डिंग भी कैसे ज्ञात करते हैं। फिर भी हम यहाँ पर एक बार आपको बताते हैं। देखिए जब भी नियत से रिलेटेड आएगा ना तो उसमें एक भाग नियत होगा, जिससे 100 रुपये है तो ये नियत होगा, हर इक्वेशन में जुड़ेगा। और दूसरा डिपेंड ये करता है कि आप कितना अतिरिक्त भोजन कर रहे हैं, कितना अतिरिक्त काम कर रहे हैं, या कितना अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं। तो कितने दिन भोजन किए? 20 दिन। और एक अतिरिक्त एक दिन का कितना रुपया है? y रुपया। तो 20 दिन का कितना होगा? 20y। और ये 26 दिन किए तो 26 दिन का 26y। अब समीकरण 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है। तो लिखेंगे कि चूंकि समीकरण 1 और 2 से या समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, एक को क्या कर देते हैं? घटाने पर। अब घटाएंगे तो पहला समीकरण क्या दिख रहा है आपको? दूसरा x प्लस 26y, और ये बराबर 1180। और ये दिख रहा है कि x प्लस 20y, और ये हो गया 1100। अब घटा देंगे तो ये माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 26 में से 20 चला गया तो 6y, ये बराबर हो गया 180 रुपया। 36 18 30, यानी y का मान कितना आ गया? 30। यानी एक दिन भोजन करने पर उस व्यक्ति को या उस लड़के को कितना अतिरिक्त खर्च देना पड़ता है? तो 30 रुपया। कितना अतिरिक्त खर्च देना पड़ता है? 30 रुपया। अब y का मान 30 है तो किसी एक समीकरण में रख लेंगे। तो लिख लेते हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण किससे? 1 से। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 से, या समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। अब समीकरण 1 में जब y का मान आप रखेंगे तो समीकरण 1 है x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। अब ये हो गया x प्लस 20 गुणे y का मान 30, तो ये हो गया 30, और ये बराबर 1000। अब 3 दूनी के 6, यानी x प्लस 600, ये बराबर 1000। अब x बराबर ये हो गया 1000 और ये माइनस 600। अब 1000 में से 600 अगर घटा देंगे हम तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 400 रुपये। कितना आ गया? 400 रुपये। तो जो नियत खर्च था उस छात्रावास का वो कितना था? 400 रुपये। और जो अतिरिक्त खर्च लग रहा था एक दिन का वो कितना रुपया? 30 रुपया। तो हमारे दो चीजें आ गई। क्या क्या आ गया कि जो नियत मूल्य था वो टोटल कितना खर्च करना था? 400 रुपये। और अतिरिक्त एक दिन का खर्च कितना लिया जा रहा था? 30 रुपये। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार से अगर कोई इक्वेशंस नियत व अतिरिक्त खर्च का आप आता है तो सिंपल आप एक खर्च नियत मानिए और दूसरा प्रतिदिन का अतिरिक्त आप मान करके ऐसे इक्वेशंस आप लगा सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो ऐसे आप कर लेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए हम लोग दूसरा इक्वेशन देखते हैं, अब लिखित देखते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए दूसरा इक्वेशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक भिन्न का। देखिए भिन्न से रिलेटेड जो सवाल हैं उसको मैंने इससे पिछले वाले वीडियो एक्सरसाइज 3.3 3.4 वाले में हमने बताया है। आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए और ये इक्वेशन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भिन्न के लिए। ठीक है, बहुत ही इजी स्टेप है, आप आसानी से कर लेते हैं। भिन्न में करना कुछ नहीं है, जो भी इक्वेशन आपको देगा तो भिन्न है तो भाई एक अंश होगा और एक क्या होगा, हर होगा। एक अंश और एक क्या होगा, हर। तो हम मान लेते हैं कि अंश को कितना x और हर को क्या मान लेंगे y। अब मान लीजिए कि कह दिया कि अंश में 2 जोड़ दिया गया तो अंश में हम 2 जोड़ लेंगे, और कह दिया कि हर में से 1 घटा दिया गया तो हर में से 1 घटा देंगे, और कह देगा कि समीकरण का मान लीजिए कि 2/3 हो जाता है तो ये 2/3 कर देंगे। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करके हम एक समीकरण बना लेंगे। दूसरा कह देगा कि मान लीजिए कि हर में से 5 घटा देते हैं और सॉरी अंश में से 5 घटाते हैं और हर में से 3 जोड़ लेते हैं, तो 5 घटा देंगे 3 जोड़ लेंगे। अब भिन्न का मान 1/2 होता है तो 1/ क्या कर देंगे 2, और इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करके हम समीकरण सॉल्व करके एक समीकरण बना लेंगे, और दोनों समीकरण को सॉल्व कर देंगे तो हमें भिन्न का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस इक्वेशंस को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग अगला इक्वेशन देख लेते हैं। चलिए देखिए अब प्रश्न जो है उसमें लिखा गया है कि यश एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है। यश एक टेस्ट में कितना अंक अर्जित करता है, 40 अंक अर्जित करता है, और प्रत्येक सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिलते हैं, जबकि अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काट दिए जाते हैं। जैसे अगर वह मान लीजिए कि एक अगर प्रश्न सही करता है, एक अगर प्रश्न उसने सही किया तो उसे कितना नंबर मिला, 3, और एक अगर उसे गलत किया तो कितना नंबर कट जाएगा, 1 नंबर। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति मान लीजिए कि 2 प्रश्न सही किया और 1 गलत किया तो उसे कितना नंबर मिलेगा, 2। अगर ये मान लीजिए कि सही कर रहा है और अगर 2 गलत कर रहा है तो 2 सही यानी 2 गुणे 1 सही का मान 3, तो 2 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 1 गलत पर कितना अंक, 1 अंक, 2 3 6 और 2 1 में 2, 6 में से 2 गया 4, यानी वो कितना अंक पाएगा, 4 अंक। यह स्टेप कैसे लगाए पहले इसको समझिए ध्यान से। हमने कहा कि कोई व्यक्ति है, अभी एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं ध्यान से। अब कहा गया कोई व्यक्ति है या कोई लड़का है, एक प्रश्न सही करके अगर वो 3 अंक पाता है और अगर एक प्रश्न गलत करता है तो 2 अंक काट दिया जाता है। अगर कह दिया जाए कि उस लड़के ने 2 प्रश्न सही किए हैं और 2 प्रश्न गलत किए हैं, ठीक है, टोटल 4 प्रश्न किए हैं, 2 सही और 2 गलत, तो 2 सही किया है और 2 गलत किया है, तो 2 सही में मतलब 1 पर 3 अंक, तो 2 सही में 3 दूनी के कितना पाएगा, 6 नंबर, और 1 गलत पर कितना नंबर कटता है, 1, तो 2 ठो गलत किया तो 2 1 में 2, तो 6 में से 2 गया 4, कितना नंबर पाया, 4 नंबर। और टोटल कह देगा कि प्रश्न कितना सॉल्व किया, तो भाई 2 सही किया है और 2 गलत, तो टोटल प्रश्न कितना किया है, 4 किया है। समझ में आ रही बात। यानी जो भी हम नंबर जो है ऑब्सटेंड करते हैं, जो भी पाते हैं हम लोग नंबर, वो क्या होता है कि जो सही होता है उसमें से गलत को क्या कर देते हैं, घटाते हैं, उसके बाद ही नंबर हमें मिलता है। जैसे हम कह देंगे कि मान लीजिए आप कोई एग्जाम्स दिए, उसमें आपने 10 प्रश्न सही किए और 5 प्रश्न गलत कर दिए, और उस एग्जाम में एक प्रश्न पर आपको 2 नंबर मिलते थे, जबकि एक गलत करने पर आपको 1 नंबर काट दिया जाता था। ध्यान से सुनिएगा, आपने 10 प्रश्न सही किए हैं और 5 प्रश्न गलत किए हैं, 5 प्रश्न गलत किए हैं, एक सही पर आपको 2 नंबर, यानी 10 सही किए तो कितना नंबर, 20, और 1 नंबर गलत किए तो 5, तो 5 गलत किए तो 1 पर 5 सॉरी 1 गलत प्रश्न पर 1 नंबर कट रहा है, तो 5 गलत किए तो कितना नंबर कट गया, 5। अब कितना आप पाएंगे, तो 20 में से 5 घटा देंगे तो कितना पाएंगे आप, 15, यानी 15 नंबर आपने पाया। कितने में पाया टोटल, तो 10 सही किया था और 5 गलत, यानी 15 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया जो गलत सही मिला करके, तो आपको कितना नंबर मिला, 15 नंबर मिला। समझ में आ रही बात। अब हम क्वेश्चंस को जो है आपको ध्यान से पढ़कर बताते हैं कैसे करना है। अब जो प्रश्न कहा गया उसमें कहा गया कि जो यश नाम का लड़का है वह 40 अंक अर्जित करता है, ठीक है। तो इसका एक हम कंडीशन आपको बनाकर दे देते हैं, उससे आप अप्लाई करके बता दीजिएगा, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ये कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे। क्या होगा, सही अंक, क्या हो जाएगा, सही अंक, अब माइनस गलत अंक, सही अंक में से गलत अंक को क्या करेंगे, घटा देंगे, अब बराबर हो जाएगा अर्जित अंक या प्राप्त अंक। ये बराबर किसके होता है, अर्जित अंक।
अब इसमें जो है दो कंडीशन कही गई है, दोनों कंडीशन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। पहली जो कंडीशन कह रहा है यस, यस के अनुसार, ठीक है, हम मान लेते हैं कि सही अंक की संख्या x है। सही अंक क्या है? x। सही अंक की संख्या x है। कहाँ लिख दें, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए कि सही अंक की संख्या x है, या सही प्रश्न की संख्या x है। सही प्रश्न की संख्या x मान लेते हैं, और गलत प्रश्न की संख्या मान लीजिए कि y है। कितनी है? y है। पहली कंडीशन में क्या कहा गया है कि वह प्रश्न कितना सही किया है, ठीक है। टोटल जो है उसमें मान लेते हैं कि एक प्रश्न सही सही सॉल्व करता है तो कितना अंक मिलता है? 3 अंक। तो 3 अंक किया है तो कितने प्रश्न सॉल्व किया? x। तो कितना अंक मिल गया उसे? 3x। कितना मिल गया? 3x। लिखेंगे चूंकि 3 गुणे सही अंक या सही प्रश्न अब माइनस 1 गलत पर कितना नंबर कट रहा है? 1 नंबर। तो 1 गुणे गलत प्रश्न, और इतना किया तो कितना नंबर पाया है? 40। तो देखिए 3 गुणे सही प्रश्न की संख्या x है तो क्या हो जाएगा? 3x, माइनस 1 गुणे गलत प्रश्न की संख्या कितनी? y, तो क्या हो जाएगा? 1y। ये बराबर कितना हो गया? 40। या इसी को हम 3x माइनस वाई बराबर क्या लिख सकते हैं? 40। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 1। अब जो ये फर्स्ट टर्म था हमारा, यानी फर्स्ट कंडीशन थी। अब देखिए सेकेंड टर्म्स क्या कर रहा है। सेकेंड टर्म्स कह रहा है कि जब वह, प्रश्नों में ध्यान दें, जब वह यदि सही प्रश्न की संख्या पर उसे 4 अंक मिलते हैं और गलत जो प्रश्न है उस पर अगर 2 अंक काटे जाते हैं तब वो 50 अंक पाता है। कितना अंक पाता है? 50 अंक। तो ध्यान दीजिएगा, जब उसे एक सही प्रश्न पर 4 अंक मिलते हैं, कितने अंक? 4, यानी 4 अंक गुणे सही प्रश्न, अब माइनस 2 अंक काटे जाते हैं कितने प्रश्न पर? गलत प्रश्न पर। ऐसी कंडीशन मिली तो वो कितना नंबर पा गया? 50 नंबर। तो ये हो गया 4, और सही प्रश्न की संख्या टोटल कितनी है? x। तो कितना नंबर पा गया? 4x, माइनस 2 गुणे गलत प्रश्न की संख्या कितनी? y। तो कितने हो जाएगी? 2y। ये बराबर कितना हो गया? 50। अब अगर यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो ये समीकरण हमारा क्या मिल जाएगा? 2, या फिर 2 इसमें से कॉमन कर लीजिए, या 2 से भाग दे दीजिए। लिख सकते हैं 2 से भाग देने पर, अगर 2 से आप भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, माइनस 2 बराबर इसको कटा देंगे तो 25। इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए? 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 को क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण, ध्यान दीजिए, 1 माइनस या 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, अब अगर 1 में से 2 को घटाएंगे तो एक समीकरण कितना है? 3x माइनस वाई बराबर कितना? 40। और दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई ये बराबर 25। अब घटाएंगे तो ये भी माइनस है, माइनस तो प्लस, ये भी माइनस, दोनों आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे। 3 में से 2 निकल गया तो x बराबर, 40 में से 25 घट गया 15, यानी x बराबर कितना आ गया? 15। यानी वह कितने प्रश्न सही किया था? 15 प्रश्न। कितने प्रश्न सही किया था? 15। अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लीजिएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे तो ये देखिए लिखा गया है कि 3x माइनस वाई बराबर 40। तो रख लीजिएगा 3 गुणे x का मान 15 माइनस वाई या बराबर 40। 15 तियाँ 45 माइनस वाई बराबर 40, यानी y को इधर कर देंगे तो y बराबर 45, और ये आएगा तो माइनस 40। घट गया तो कितना हो गया? 5। यानी सही प्रश्न की संख्या कितनी निकल गई? 15, और गलत प्रश्न की संख्या कितनी आ गई? 5। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? कुल प्रश्न उसने कितना सॉल्व किया? भाई सही कितना किया है? 15, और गलत कितना किया है? 5। तो 15 5 20, यानी टोटल प्रश्न उसने कितना सॉल्व किया था? 20 प्रश्न। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार से अगर आपको सही व गलत के अगर इक्वेशंस दिए जाएं तो आप इस तरीके से सही गलत के इक्वेशंस आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसे।
चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं अब। देखिए देखिए अब एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उस प्रश्न में कहा क्या गया है कि एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई घट जाता है। कम होने का मतलब घट जाता है। कब घटता है? जब उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई क्या की जाती है? बढ़ा दी जाती है। ठीक है। और दूसरी कंडीशन कहा गया है कि जब इसकी लंबाई को हम 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं, यानी 3 इकाई और 2 इकाई दोनों को क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है। तो अब इसका क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। तो बताइए कि आयत की लंबाई कितनी थी और एक्चुअल चौड़ाई कितनी थी। ठीक है। तो पहले हम इसमें एक कंडीशंस को हमको बताते हैं आपको कि देखिए, पहले अगर मान लीजिए कि कोई अगर आयत दिया गया है, देखिए यहाँ से अगर कोई आयत दिया गया है तो दो चीज़ें आपको इसमें ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है। पहले तो आयत की लंबाई, जैसे ये ABCD हमारा एक आयत है, तो मान लेंगे कि आयत की जो लंबाई है ये x है। कितनी है? x। और जो चौड़ाई है ये कितनी मान लेंगे? y है। और इसका जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो जब लंबाई x चौड़ाई y, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई। यानी क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा? x इंटू वाई। ये हमें 3 कंडीशन ज्ञात होनी चाहिए। क्या ज्ञात होनी चाहिए? लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल। क्योंकि इक्वेशंस में जो भी कहेगा कहेगा कि या तो लंबाई कम की गई है तो चौड़ाई बढ़ा दी गई है, या दोनों बढ़ा दी गई है। क्षेत्रफल जब कहेगा कि कम हो रहा है मतलब घट रहा है या घटेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा? माइनस। जब कहेगा कि क्षेत्रफल अधिक हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो चलिए इसको हम बताते हैं कैसे करना है आपको। अब पहली कंडीशन ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म्स। इसमें 2 कंडीशन दी गई है, हम दोनों कंडीशन को आपको बताते हैं। यानी फर्स्ट जो कंडीशन दी गई है पहली, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कंडीशन उसमें कह रहा है कि जब लंबाई को 5 इकाई कम की गई है, लंबाई 5 इकाई कम की गई, 5 इकाई कम, और जो चौड़ाई थी उसे कितना इकाई बढ़ा दिया गया? तो जो चौड़ाई थी उसे 3 इकाई बढ़ा दिया गया, 3 इकाई बढ़ा दिया गया। जब ऐसी कंडीशन की गई तो जो क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल यह कितना कम हो गया है? 9 वर्ग इकाई कम हो गया है। कितना वर्ग इकाई कम हो गया बाबू आपका? 9 वर्ग इकाई कम हो गया। अब अगर मान लीजिए कि आपको कह रहा है कि जब लंबाई कितनी थी? कम की गई 5 इकाई, तो पहली कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या हमारा निकल रहा है कि लंबाई हमने कितना माना था? x। लंबाई कितना माना था? x। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, देखिए आयत का क्षेत्रफल, कंडीशन देखिए, ये बराबर होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई के। होता है क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना इसका था हमारा आयत का? XY। और ये बराबर लंबाई कितनी थी? x और चौड़ाई कितनी थी? y। समझ में आ रही बात? ये कंडीशन हमारी दी गई थी जो यहाँ पर है। देखिए आप यहाँ से निकल जाएगा। अब अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हमें करना है इसे सोल्यूशन, तो सबसे पहले देखिए आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना कम हो रहा है? 9 वर्ग इकाई कम हो रहा है। तो जो आयत का क्षेत्रफल था XY कितना कम हो रहा है? 9 वर्ग इकाई। तो 9 इसमें क्षेत्रफल में से 9 क्या कर देंगे? घटा देंगे। और ये बराबर जो लंबाई थी उसे कितना कम किया गया? 5। तो लंबाई हमारी कितनी थी? x। तो ये घट कर x माइनस कितना हो जाएगा? 5। और चौड़ाई कितनी थी? y। अब y कितना? 3 इकाई बढ़ा दिया गया है, तो y प्लस कितना हो जाएगा? 3। देखिए जो कंडीशन का है वही किया गया है। क्षेत्रफल कितना घट रहा है? 9 इकाई कम हो रहा है, तो हमने क्षेत्रफल में से 9 इकाई घटा दिया। लंबाई क्या की गई थी? 5 इकाई कम की गई थी, तो 5 घटा दिया है। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाया गया था, तो चौड़ाई में हमने 3 क्या किया है? जोड़ लिया है। यानी लिख सकते हैं कि XY -9 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए x का y में तो ये हो जाएगा XY, अब -5 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y 3 का कर लेंगे तो 3x और 5 3 15। इससे क्या होगा? कट जाएगा। यहाँ पर बच गया 3x, ये बचा -5y। और देखिए -15 है, इधर आएगा तो माइनस आकर प्लस हो जाएगा। 15 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 6। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। समझ में आ रही बात? अब जो दूसरा कंडीशन देखिए क्या कह रहा है कि जब लंबाई और चौड़ाई दोनों को 2-2 इकाई क्या किया गया? बढ़ाया गया। नहीं सॉरी, लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया गया।
ठीक है, लिखेंगे चूंकि सेकेंड टर्म्स के अकॉर्डिंग लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाई गई है, 2 इकाई बढ़ा दी गई। और जब ऐसा किया गया तो जो क्षेत्रफल था, तो क्षेत्रफल ये 67 वर्ग इकाई बढ़ गया। 67 वर्ग इकाई क्या हो गया है, बढ़ गया। अब मान लीजिएगा कि क्षेत्रफल हमारा कितना ज्ञात हुआ है, एक्स वाई। क्षेत्रफल क्या था हमारा, एक्स वाई। अब एक्स वाई इसमें बढ़ोतरी हुई कितने परसेंट, सॉरी कितना बढ़ गया, 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ गया। जब बढ़ेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जब कम होगा तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। यह तब हुआ है जब लंबाई को कितना इकाई, 3 इकाई। तो लंबाई कितनी थी, एक्स प्लस क्या हो जाएगा 3, और चौड़ाई को कितना बढ़ाएगा 2, यानी वाई प्लस 2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स वाई प्लस 67 ये बराबर, एक्स का वाई में गुणा करेंगे तो एक्स वाई, एक्स का 2 में कर देंगे तो 2x, 3 का वाई में गुणा कर लेंगे तो 3y, 3 2 जा 6 हो जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई क्या होगा, कट गया। यहाँ पर बचा क्या, 2x प्लस क्या बच गया 3y, ये बराबर 67 में से 6 घट गया तो कितना बचा आपका 61। इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2, और ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1। अब अगर देखें गुणांक, आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ पर x का गुणांक 2। भाई कटेगा, नहीं कटेगा। तो समीकरण 1 में किसका गुणा कर लेंगे, 2 का, और समीकरण 2 में किसका गुणा कर लेंगे, 3 का। तो 3 दूनी 6 और 2 3 6। अब गुणांक बराबर होगा। तो अब लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ से सेकेंड टर्म, समीकरण 1 में 2 तथा 2 में 3 का गुणा करने पर, अब गुणा करेंगे तो समीकरण 1 में अगर आप 2 का गुणा कर लेंगे यहाँ पर, इसमें 3 का, तो 2 का गुणा करेंगे आप तो देखिए क्या मिलेगा आपका, 2 3 6x, अब प्लस 2 5 10y, अब बराबर 2 6 12, और 3 का गुणा करेंगे तो 3 2 के 6x, और 3 का y में गुणा करेंगे तो 3 3 के 9y, और ये बराबर हो जाएगा 3 का में 3 और 3 6 18। अब घटाना है तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों कट गए, और माइनस मिल करके प्लस, तो माइनस 10 9 19y। देखिए यहाँ पर हो गया माइनस 183। 183 में से 12 घटाएंगे तो 3 में से 2 गया, 1 8 में से 1 गया 7, और ये हो गया 1, माइनस 100, माइनस माइनस करेगा 19 9 171। तो y का मान कितना आ गया, 9। y का मान 9 इकाई। और जब y का मान आ गया तो किसी भी एक समीकरण में रख लेंगे तो किसका मान आ जाएगा, x का। तो लिख लेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में अगर आप y का मान रखते हैं तो समीकरण 1 आपका ये है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 9। तो 3x माइनस 5 गुणे y का मान 9 बराबर 9, 3x 9 5 45 बराबर 9, 3x बराबर ये माइनस जाएगा प्लस, तो 9 5 14 को 4 हासिल 1, और ये हो जाएगा 54। 3 से कटा दिए, 3 1 में 3 और 3 8 24। तो x बराबर आपका मान कितना आ गया, 18। कितना आ गया, 18, क्योंकि 18 त्याई 54। तो ये हमें x का मान निकल गया। यानी कि जो लंबाई थी एक्चुअल में उस आयत की कितनी वर्ग इकाई थी, कितनी इकाई की थी, 18, और जो चौड़ाई थी वो कितनी इकाई थी आपकी, 9 इकाई थी। समझ में आ रही बात। तो अब अगर आपको आयत से रिलेटेड कोई भी इक्वेशन पूछेगा तो आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, जो चीज़ कहेगा कम हो रहा है उसे आप घटा देंगे, जो चीज़ कहेगा बढ़ रहा है उसे आप क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। क्षेत्रफल जितना कम होगा तो क्षेत्रफल एक्स वाई में से घटा देंगे, और क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा तो एक्स वाई में उतना हम क्षेत्रफल क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, और समीकरण बना करके सॉल्व कर लेंगे तो हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका जो प्रश्नावली 3.5 थी वो कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे 3.6 के बारे में। तब तक स्टडी करते रहिए और अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, स्टडी करिए।